गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने पॉलिटिकल साइंस की थीम 20 की डोज परीक्षा तक रोज। देखो भैया, अपने 2012 से लेकर 2020 तक जो विभिन्न बोर्ड परीक्षाएं हुई है, ख़ास तौर से अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। इसीलिए अपनी इस थीम का नाम रखा गया है 20 की डोज परीक्षा तक रोज। अब देखो भैया, अपने स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, सर जल्दी जल्दी कराओ, सर बड़े क्वेश्चन भी कराओ। ये वो स्टूडेंट है जो अभी अपने चैनल से जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया, पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको इतना कुछ करा चुका हूं कि अगर कल भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होना तो भी आप आराम से, अगर आपने सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो आप आराम से 80 प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस में। हालांकि हिस्ट्री में अभी मैं आपको एक दो प्री बोर्ड और करवाऊंगा, फिर हिस्ट्री भी अपने लेवल में आ जाएगी। जियोग्राफी थोड़ी सी अपने पीछे है भैया, उसका कारण ये है कि देखो, अब थोड़ी सी मैंने शाम के समय एक कोचिंग ज्वाइन कर ली है, वहाँ पे भी एक पीरियड लेना पड़ता है, उसकी वजह से जियोग्राफी में आपको ज़्यादा नहीं करा पाया। हालांकि 3-4 पार्ट ही अपने शेष रहे हैं, बाकी मैंने आपको जियोग्राफी भी करवा दी है और उसके क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको लगभग बोर्ड परीक्षा के पहले उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो ख़ास तौर से पॉलिटिकल और इतिहास, इन दो सब्जेक्ट के बारे में भैया मैं पहले भी आपको कह चुका हूं और आज वापस कह रहा हूं कि पॉलिटिकल और हिस्ट्री में जो भी मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, जो भी टेस्ट लिए हैं, जो भी प्री बोर्ड लिए हैं, आप तो बस उनको तैयार कर लो। जैसे पॉलिटिकल की बात करें तो भैया, पॉलिटिकल में अपने छोटे जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या है लगभग 300 के आसपास और बड़े क्वेश्चन है भैया लगभग 60 से 70। मतलब अगर एवरेज माने तो अपने लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में उपलब्ध करा दिए। वैसे अगर आप सभी क्वेश्चनों की गणना करोगे तो वो जाएंगे आपके 600 के आसपास, लेकिन लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं भैया जो मैंने बार बार रिपीट करवाए हैं। कैसे पूछे गए उस प्रकार से रिपीट, जैसे एक ही क्वेश्चन है उसको मैंने 3-4 बार आपको करवा दिया है। तो अगर अपने वैसे सिंगल तौर पे देखें तो लगभग 400 क्वेश्चन है। इन 400 क्वेश्चन को तैयार कर लो भैया। जिस दिन आपकी बोर्ड का पेपर हो उस दिन आप अपने पेपर से मिला लेना इन सभी क्वेश्चनों को। 80% पेपर जो है वो अपने ही क्वेश्चनों में से आएगा। और या फिर अभी आप चेक कर सकते हो, जैसे आपके स्कूलों में प्री बोर्ड हो रहे, कहीं पर टेस्ट हो रहे, कहीं पर कुछ हो रहे, तो आप वो टेस्ट के पेपर है जो प्री बोर्ड है उन क्वेश्चनों को अपने क्वेश्चनों से मिलाओ। आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि सर क्या करें। आपके सभी स्कूलों में प्री बोर्ड हो रहे हैं अभी, ठीक है। प्री बोर्ड के पेपर देख लो भैया, आप लगभग प्री बोर्ड में 90% क्वेश्चन वही मिलेंगे जो मैंने आपको कराए हैं। इसलिए पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं करा चुका हूँ बस आप उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब बात करें कि सर, कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन अब आप हमें क्यों करवा रहे हो। ये इसलिए करवा रहा हूँ भैया ताकि आप पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, इनसे निरंतर जुड़े रहे, आप भूले नहीं किस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब बताने के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट है, ये सब बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपना स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है। अब ये 2013 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो, आपने एक चीज़ और नोट की होगी, ये सभी क्वेश्चन मैंने स्वयं की कॉपी में लिखे हैं, मैंने स्वयं ने लिखे हैं। ऐसे भी नहीं कि कॉपी पेस्ट करके कहीं से लेके आया हूँ। मेरे पास में पूरी बुक पड़ी है क्वेश्चनों की, चाहे तो मैं उससे फ़ोटो लेके वैसे भी बना सकता था, लेकिन उसमें भी मैंने मेन क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, समझ रहे हो। तो जिस प्रकार से भैया मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, बस आप तो अपना कर्म करते जाओ। कर्म अच्छा होगा तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है भैया। सबको पता है अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। और इसका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में महासचिव कौन है, तो ध्यान रखना भैया, वर्तमान समय में जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो
गुटेरेस या गुतेरेस इनको बोलते हैं। ये 9वें नंबर के महासचिव है। 2017 में ये महासचिव बने थे भैया। ये पुर्तगाल के हैं और इससे पहले ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको शॉर्टकट में भैया CWC भी कहते हैं, संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। अब देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संधि हुई कब थी। साहब यह संधि हुई थी 1992 में। ठीक है। और एक संधि और है जिसका नाम है BWC, उसका भी ध्यान रखना भैया, दोनों को ध्यान रखना। BWC हुई थी 1972 में। अब कई स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी कन्फ्यूज हो जाए CWC BWC, तो B और CWC इनमें से पहले कौन आता है, B आता है या C आता है। तो जो पहले आएगा उसकी सन पहले याद कर लो, जो बाद में आएगा उसकी बाद में याद कर लो। सिंपल सा सिस्टम है। कुछ क्वेश्चनों को ऐसे ट्रिक से याद करो। B पहले आवे ABCD, तो पहले याद आ जैसे आपने 1972, 1992 से पहले 72 आएगा, C बाद में आता है तो 92 हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। तो साहब यह संधि 1992 में हुई और इस संधि के ऊपर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया रासायनिक हथियार संधि। हथियारों पर रोक लगाने के लिए यह संधि हुई थी। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन है अपने, देखो इन क्वेश्चनों को आप सभी को देखा करो, एक ही क्वेश्चन के साथ में मैं आपके 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है भैया, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे। भारत ने कब किए थे साहब, भारत ने हस्ताक्षर किए थे 2002 में। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, क्योटो भैया एक शहर है जो कहाँ पर है, अपने जापान में है। यहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था 1997 में, लेकिन भारत ने उस समय हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे, 2002 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो भैया चौथा क्वेश्चन देखो अपने कितनी बार आ चुका है, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018। और एक बात जरूर से ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये राजस्थान बोर्ड में तो पूछे गए हैं, ये तो ध्यान रखना आप कन्फर्म। ये मत सोचना कि गुरुजी अदर बोर्ड के उठा रहे हैं सारे, नहीं, इनमें सारे क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, साथ ही साथ में ये अदर बोर्ड में पूछे हुए हैं। क्लियर है। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था भैया, कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भैया, जिसको अपने रियो सम्मेलन ही बोलते हैं, ये 1992 में हुआ था भैया ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम था रियो डी जेनेरिया, और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। छठवां क्वेश्चन है अपने, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई। सॉरी 5वां क्वेश्चन कट गया भैया, चलो कोई ना, 5वां क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कट गया ये अपने पेज में। छठवां क्वेश्चन अपने देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई। 2012 में भी यह राजस्थान बोर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके सामने 3 चुनौतियां थी। तीसरी चुनौती थी कौन सी, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। तो सीधा सा आंसर हो गया लोकतांत्रिक चुनौती अपनाई गई थी साहब, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। क्लियर है। 7वां क्वेश्चन है भैया, योजना आयोग के सदस्य के रूप में आप भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल देते हैं। 2015 में भैया राजस्थान बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब किसके ऊपर बल देते, अगर आप खुद होते तो अब सोचो, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी, मार्च 1950 में। और उसी समय अपना देश लगभग आज़ाद हुआ था 1947 में। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, गरीबी की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, यही तो समस्याएं थी, निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी। तो साहब अपने आंसर दे देंगे कि योजना आयोग के सदस्य के रूप में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के साधनों पर जोर देते। 8वां क्वेश्चन है भैया, 5वें आम चुनाव 1972 में होने के बजाय 1 वर्ष पूर्व 1971 में क्यों हुए। समझ रहे हो, मतलब 1971 में हुए भैया। अपने चौथे आम चुनाव हुए थे 1967 में, और आम चुनाव कितने साल से होते हैं, 5 साल से। तो ये कायदे से 1972 में होने चाहिए, लेकिन हो गए कब, 1971 में। तो ये पूछ रहा है 1971 में क्यों हुए। इसलिए हुए थे भैया क्योंकि लोकसभा जो है वो क्या कर दी थी, इंदिरा गांधी ने भंग कर दी थी। लोकसभा क्या करती थी, भंग कर दी थी। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से आम चुनाव है जो समय से पूर्व हुए, तो 5वें आम चुनाव। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 8 नंबर 9 नंबर लगाना भूल गया भैया मैं। भारतीय किसान यूनियन BKU की कोई 2 विशेषताएं बताइए। BKU 2014 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है।
बीकेयू भैया भारतीय किसान यूनियन, जिसके अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, अपने यूपी, पंजाब, हरियाणा इस साइड के किसान जो थे उनका यह संगठन था भैया। अब इसने पूछा है कि इसकी विशेषताएं बताइए, तो साहब विशेषताएं ये है कि बीकेयू जो है वो अपनी मांगे मनवाने के लिए रैली है, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन इनका सहारा लिया। ठीक है, और इस किसान संगठन की जो है वो लगभग 1 लाख किसानों ने सदस्यता ली थी। ठीक है, इसके अलावा इस किसान संगठन ने जो जाति पंचायतें होती है उन जाति पंचायतों का क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है भैया शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो परिभाषा नहीं लिखनी है, डिटेल नहीं लिखनी है, ओनली शाब्दिक अर्थ बताना है भैया। तो शाब्दिक अर्थ देखो ये 2014 2020 में आ चुका है। शाब्दिक अर्थ क्या है, सीधा से याद रख लो भैया, थप्पड़ लगा के इलाज करना। मतलब आप पहले किसी को थप्पड़ मार रहे हो फिर उसका इलाज कर रहे हो, तो वही शॉक थेरेपी है। मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना या चोट पहुंचाकर उपचार करना, वही क्या है भैया, शॉक थेरेपी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भैया। 12वां क्वेश्चन है अपने सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। आप सोच रहे होंगे गुरुजी ओ तो इजी सा क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन क्यों दियो। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है भैया आपको क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, या सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो क्या थे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उनके समय भी यार सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। अब ये पूछते हैं कि साहब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, तो अपने कोई भी 4 कारण देने हैं। तो 4 कारण में अपने दे सकते हैं। पहला कारण कि सोवियत संघ जो है उसकी संस्थाएं आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। सोवियत संघ ने अपना अधिकांश रुपया या जो संसाधन है वो परमाणु हथियारों, सैन्य सामान पर खर्च कर दिया। इसके अलावा सोवियत संघ जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ गया। इसके अलावा यह जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रकार से सोवियत संघ पर अंकुश था। इसके अलावा यह वहाँ के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार हुआ, संप्रभुता की भावना का उभार हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने कोई भी 4 कारण दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया मालदीव गणतंत्र कब बना और कौन सी शासन प्रणाली अपनाई। मालदीव भैया, मालदीव गणतंत्र बना था भैया 1968 में, और इसने शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई थी, तो इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आप वर्तमान विश्व की सुरक्षा को किससे खतरा मानते हैं। मतलब वर्तमान में विश्व की जो सुरक्षा है उसको खतरा किन किन खतरों से है भैया। तो सबसे मेन तो है वर्तमान में अपने वैश्विक तापवर्दी, इसके अलावा आतंकवाद है भैया, निर्धनता है अपने, एड्स है अपने, बर्ड फ्लू है, इसके अलावा अपने कई महामारियां जैसे अभी अपने आ रही है कोरोना। तो ये क्या है, अपने विश्व की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है भैया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है बताइए। 2 बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो भैया सीधा सा ध्यान रखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र का मतलब कतर राष्ट्र, 2 राष्ट्र। यह सिद्धांत दिया था भैया एक मुस्लिम पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। ठीक है, इस पार्टी ने सिद्धांत दिया था और इसने कहा था कि भारत जो है वो एक ही कौम का देश नहीं है, यह 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। यही क्या है भैया, द्विराष्ट्र सिद्धांत है। मतलब भारत में एक ही कौम नहीं है, 2 कौम है, और इन 2 कौमों के आधार पर ही भारत का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। और इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भैया भारत का विभाजन हो गया था। मुसलमानों के लिए बन गया था पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए बन गया था हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 है भैया ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। इजी सा क्वेश्चन है भैया। ऑपरेशन फ्लड अपने दूध उत्पादन से संबंधित है, वर्गीज कुरियन वाला है, आपको बताया हुआ भी है मेरा। तो देखो सीधा सा याद रख लो, यह क्या था, ऑपरेशन फ्लड एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपने जो दुग्ध उत्पादक थे उनको दूध का उत्पादन बढ़ाना था, या एक प्रकार से दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण जो था उसको राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ना था। समझ रहे हो, मतलब ऑपरेशन फ्लड क्या है, एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। यह दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था, और इसके जो
जनक थे वो थे भैया अपने वर्गीज कुरियन। 1970 में ये अपने स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भैया। 17वां क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कामराज योजना क्या थी, या कामराज योजना क्या है बताइए। अब कामराज योजना क्या है भैया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कामराज है क्या। के कामराज भैया, अगर आपको याद हो के कामराज, ठीक है, जो अपने कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो देखो भैया कामराज योजना है क्या। के कामराज जो थे भैया, उन्होंने 1963 में कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव में उसने कहा था कि जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, वरिष्ठ का मतलब बूढ़ा, जगह बड्ढा हो गया अब, उनको क्या दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि युवा पार्टी कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस की कमान संभाल सके। मतलब जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो वरिष्ठ हो गए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और किनको मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। यही योजना जो है भैया क्या कहलाती है, कामराज योजना कहलाती है। इस योजना के कारण कई दुश्मन हो गए थे कि कामराज के। 18वां क्वेश्चन है भैया, 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियां बताइए। 2013 और 2015 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो भैया 1967 में आम चुनाव हुए थे, और कौन से आम चुनाव थे, ये चौथे आम चुनाव थे। इन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो पहली समस्या तो क्या आई कि इस समय भैया अपने दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी थी। एक तो नेहरू जी, और दूसरे कौन, अपने गुदड़ी के लाल अर्थात लाल बहादुर शास्त्री। तो ये दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, तो इनके सामने चुनौती ये आ गई कि अब कोई भी प्रधानमंत्री इनके जितने अनुभव वाला नहीं था। ठीक है, और इसी दौरान देश में आर्थिक संकट भी था, क्योंकि इस समय अकाल पड़ गया था। और इसी समय भैया अपने एक प्रकार से कहे कि भारत और पाक के मध्य क्या हुआ था, संघर्ष भी हुआ था। और इसी समय भैया अपने साम्यवादी और समाजवादी पार्टियां जो है, उन्होंने व्यापक समानता के लिए क्या छेड़ दिया था, संघर्ष भी छेड़ दिया था। तो इस प्रकार की चुनौतियां अपने 1967 के आम चुनाव के दौरान आई। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखो भैया, ये 19वां क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको कम से कम 4-5 बार करवा चुका हूँ, और आज वापस बता रहा हूँ। देखो राजस्थान बोर्ड में ये 2012, 2015, 2017 3 बार तो ये राजस्थान बोर्ड में आ चुका है। इसके अलावा ये इधर जो आपके 18, 19, 20 ये अलग बोर्ड है भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और है अपने 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बड़े ही मोस्ट क्वेश्चन है, इनको आप कन्फर्म मान के चल लो। या तो आपको पूछ ले इंदिरा गांधी की जीत के कारण, या पूछ ले कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण। क्यों भैया, कांग्रेस 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, फिर 71 में इंदिरा गांधी जीत गई थी, तो कांग्रेस की क्या हुई थी, एक प्रकार से पुनर्स्थापना ही तो हुई थी। अब वो पुनर्स्थापना के कारण क्या थे, तो कारण आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे पहला तो इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व है, दूसरा इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियाँ, तीसरा इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा, चौथा इंदिरा गांधी का घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना, और पांचवा भैया कांग्रेस के पास एक निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम का होना। जबकि विपक्षी पार्टी के पास में कोई एजेंडा नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, उनका तो एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। ठीक है, जबकि इंदिरा ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। लास्ट क्वेश्चन है भैया, नर्मदा बचाओ आंदोलन के विपक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बन रहे थे, उन बांधों के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की अपने यहाँ पर बात चल रही है। पक्ष में तो कई बार पूछा हुआ है भैया, विपक्ष में भी क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसके विपक्ष में तर्क दीजिए। विपक्ष का मतलब कि इस आंदोलन का विरोध क्यों हुआ था। यह जो आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें अपने कई बांध बने थे, जैसे 30 बड़े बांध थे, 135 बीच के बांध थे, और लगभग 300 के आसपास क्या थे, छोटे बांध थे। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस आंदोलन का अपने विरोध क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ था। तो पहली बात तो ये हो गई कि साहब ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन से क्या हो रहा था, अपने कई जो गांव है, लगभग 245 के आसपास गांव है, वो डूब रहे थे। ठीक है, दूसरा आपने कह सकते हैं कि इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण भैया अपने पुनर्वास की समस्या खड़ी हो गई। क्यों, क्योंकि जहाँ पर भैया बांध बनाए जा रहे थे वहाँ पर कौन रह रहे थे, लोग निवास कर रहे थे। वहाँ पर क्या हो रहा था, लोग निवास कर रहे थे, वहाँ पे आदिवासी लोग रह रहे थे, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, तो उनके सामने कौन सी समस्या आ गई,
पुनर्वास की समस्या आई या नहीं आई उनके सामने। ठीक है, तो ये समस्या आ गई। इसके अलावा या वहाँ के जो लोग थे उनके सामने एक प्रकार से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। क्योंकि वो क्या कर रहे थे भैया, नदियों के किनारे जो रहकर जो है वो एक प्रकार से कृषि और पशुपालन का कार्य कर रहे थे। अब उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो कृषि और पशुपालन की उनके सामने समस्या आ गई। इसके अलावा या वहाँ पर अपने लोगों के एक प्रकार से पिछला जो अनुभव है वो ये कहता है कि इस प्रकार की परियोजनाओं से लोगों के स्वास्थ्य है, उनकी संस्कृति है और उनका जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी क्या पड़ता है, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या थे भैया, विपक्ष में तर्क थे। ये अपने राजस्थान बोर्ड में 2012 में आ चुका है और सीबीएसई बोर्ड में ये आपके 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन जो आपके विभिन्न बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।